दोस्तों नमस्कार। आज जिनके साथ आप मुझे देख रहे हैं वो हैं श्री जसविंदर सिंह जी। ये सीपीआईएम भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रांतीय सचिव हैं। और इन्हें आपने इससे पहले मेरी चैनल पर नहीं देखा है, लेकिन इनके बारे में आपने मेरे मुंह से इनका जिक्र जरूर सुना है। लोकसभा चुनाव के दरमियान जब मैं बार बार कहता था आएगा तो मोदी ही, तब एक दिन मेरे घर पधार के इन्होंने मुझे मेरे कान के कीड़े झाड़े थे और मेरा भ्रम दूर करने की कोशिश की थी, जिसका मैंने बहुत सिलसिलेवार जो कुछ कहा था, जसविंदर सिंह जी ने कहा था, सिलसिलेवार आपको मैंने विस्तार से बताया था, आपको शायद याद होगा। ये वही जसविंदर सिंह जी हैं जिनकी तब कही बात 100% सही साबित हुई। और मैं जब कहता था आएगा तो मोदी ही, और इन्होंने कहा कि वो नहीं आएगा। और आप यदि तार्किक दृष्टि से देखें तो मोदी नहीं आए हैं, वो तकनीकी दृष्टि से भले आ गए हों, लेकिन वे भाजपा बहुमत वाली सरकार की लाश पर अल्पमत की पार्टी सबसे बड़ी होने के कारण, एनडीए गठबंधन के मुख्य होने के कारण आज वो देश के प्रधानमंत्री है। वरना चुनाव परिणामों ने जसविंदर सिंह जी की बात 100% साबित की थी। उन्हीं जसविंदर सिंह जी की आज मुझसे मुलाकात हो गई, रतलाम पधारे हुए हैं और एक पारिवारिक आयोजन में मुलाकात हो गई। तो मुझे लगा कि शायद इनसे कुछ ऐसी बातें करूं जो लोगों में टुकड़ों टुकड़ों में कही जाती है, लेकिन एक मुश्त उनसे बात करने की आज मेरी इच्छा हुई। इनकी बड़ी कृपा है कि इन्होंने समय दिया। और इससे पहले कि मैं इनसे अपनी बात शुरू करूं, आपसे निवेदन है कि मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पे टिप्पणी जरूर कीजिएगा। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब मैं इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करता हूं तो आप लोग वहां पर स्माइली लगाकर अपनी खुशी जाहिर कर देते हैं, लेकिन वो खुशी मेरे लिए अपर्याप्त है। कृपा करके वीडियो में टिप्पणी कीजिएगा। जसविंदर सिंह जी, बड़ी कृपा आपकी, आप मुझसे बात करने के लिए तैयार हुए। आपको वक्त आपको ले रहा हूँ, आपका बड़ा मूल्यवान वक्त है। आप चूँकि एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, तो आपसे वक्त लेना मुझे लगता है कि पार्टी के साथ अत्याचार होगा। फिर भी मेरी कुछ जिज्ञासाएँ हैं वामपंथ को लेकर। वामपंथी दल वो दल हैं जिन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप कभी नहीं लगे। वामपंथी वो दल हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा लेने से मना किया, एक फूटी कोड़ी वामपंथी दलों ने नहीं ली। वामपंथी वो दल हैं जो सांसदों के भत्ते के वगैरह वेतन भत्ते बढ़ाने का विरोध करते रहे हैं। कुल मिला के हम सब लोग हमारे सांसदों की आलोचना करते हैं कि वो भाड़े भत्ते बढ़वा लेते हैं एक तरफा, आप उसका विरोध करते हैं। कुल मिला आपकी जो आपका जो व्यवहार है, आचरण है पार्टी का, वो जनोन्मुखी है। और आप लोग वो काम करते हैं जो हम लोग जिसकी आलोचना करते हैं, और आप उनसे बच के जिन बातों के लिए हम आलोचना करते हैं, आप उन्हीं बातों का अनुसरण करके हमारा हौसला बढ़ाते हैं। फिर भी क्या कारण है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी को लोक स्वीकार नहीं मिलता है चुनावों में? पहली बात तो ये है कि अगर नहीं मिलता है तो इसमें जो है कि इसका प्रतिरोध करने की तो कोई बात है नहीं। स्वीकार्य है कि जिस प्रकार से जो है कि जनता का हम समर्थन चाहिए उतना समर्थन हमको नहीं मिल रहा है। अब ये दूसरा जो प्रश्न है कि इसको क्यों नहीं मिल रहा है, इससे आने से पहले कि जो आपने जो बातें बताई उन बातों के साथ और जोड़ना चाहता हूँ मैं कुछ, कि आपको याद होगा कि ये बात जो है कि 90 के दशक की है, जब जो है कि हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति, उस समय अंबानी और अडानी का उदय नहीं हुआ था। जी हाँ। टाटा थे, तो टाटा ने कहा था कि हम तो सारी राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं। जी हाँ। तो उन्होंने उस लोकसभा चुनाव में जितना भी सारी राजनीतिक दलों को जो वोट मिले थे, उस वोट परसेंटेज के हिसाब से जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां थी, सारी पार्टियों को उसके हिसाब से चंदा पहुंचाया, आनुपातिक रूप से। हमारी पार्टी के हिस्से में 22 लाख रुपए जो है कि उन्होंने आया था, तो 22 लाख रुपए का चेक जो है कि हमारी पार्टी के ऑफिस में भी पहुंचा था। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, सारी पार्टियों ने उस चंदे को स्वीकार किया था। हमारी पार्टी थी जिस पार्टी ने जो है कि उस समय आए हुए चंदे को भी अस्वीकार करके उनको लौटा दिया था कि हमारी पार्टी जनता की पार्टी है। हम अगर अपनी पार्टी को संचालित करते हैं तो जनता के पैसे से, जिस वर्ग की पार्टी है उसी से चंदा लेके संचालित करते हैं। इसलिए जो है कि आपसे हम चंदा स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो हमने उस समय भी लौटा दिया था। तो ये हमारी प्रतिबद्धता है जनता के प्रति। और ये प्रतिबद्धता जो है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के समय भी आई, जब जो है कि इसमें खुलासा हुआ
सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद तो सबसे ज़्यादा चंदा तो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन दूसरी पार्टियां भी अछूती नहीं थी। लेकिन हमारी पार्टी वो पार्टी थी जो इस मामले में कोर्ट में गई थी, और उसके बाद जो है कि खुलासा हुआ हमारी पार्टी ने एक भी पैसा चंदा नहीं लिया था। अब बात यह है कि जनता जो है कि जो वो जन समर्थन हमको क्यों नहीं मिलता है, उसके लिए जो है कि हमें लगता है कि 2-3 दिक्कतें हैं हमारे सामने। पहली बात तो जो है कि जो दूसरी देश हैं, दूसरे देशों के अंदर जिस तरीके से वर्ग होते हैं सिर्फ जी, वैसे जो है कि हमारे देश के अंदर जो है कि वर्ग नहीं है, बल्कि हमारे देश के अंदर जो है जनता के अंदर जो है कि बहुत तरीके से विभाजन है जी, धार्मिक आधार पर विभाजन है, धर्म के अंदर जो है कि जातियों के आधार पर विभाजन है, जातियों के बीच में उपजातियों के बीच में विभाजन है। उसके बाद जो है कि फिर जो है कि भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर भी इस प्रकार के इतने सारे विभाजन हैं जी, कि जिस समय जब लोग वोट देने के लिए जाते हैं तो उस समय वोट देने के लिए जो सिर्फ जो जनता के सामने जो रहता है वो सिर्फ जो है कि जनता के सामने जनता के संघर्ष नहीं रहते हैं, जी हाँ, बल्कि उस समय जो है कि लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर इस प्रकार का उन्माद पैदा कर दिया जाता है कि जो बुनियादी मुद्दे, उन मुद्दों को जनता से पीछे हटाने की कोशिश होती है। और वो जब जनता के पीछे हट जाते हैं, वो पीछे चले जाते हैं, तो फिर जो है कि लोग उन्माद में जो है कि जो वोट देते हैं तो वोट दे देते हैं। और इसलिए जो है कि फिर वो जो जनता के लिए लड़ने वाली पार्टियां, सिर्फ हमारी बात नहीं है, आपने देखा होगा कि मणिपुर के अंदर एक महिला जो 27 साल तक जो है कि लड़ती रही, और उसके बाद जो है कि मतलब जब चुनाव में आती है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, लोग जो उसको भूल जाते हैं। तो ये एक जो है कि एक बड़ा संघर्ष है कि लोगों को के दिमाग में उस समय भी मुद्दों को रखना, और हम जब तक सफल नहीं होंगे, इसलिए जो है कि हमें आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जनता के जो सामाजिक उत्पीड़न के मुद्दे, सामाजिक उत्पीड़न के मुद्दों के साथ भी वामपंथी दलों को जो है कि संघर्ष करना पड़ेगा। और तभी जाकर जो है कि हम लोग जो है कि ये जो कमजोरी है या जनता के बीच में जो स्वीकारता है हमारी, आप आज भी अगर लोगों से पूछें तो लोग जो है कि हम कमजोर हैं, लेकिन लोगों के बीच में अगर कहें तो लोग ये कहेंगे कि ईमानदार तो कम्युनिस्ट ही होते हैं, लोग कहेंगे कि संघर्ष तो वही करते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो हमारी स्वीकार्यता और हमारे संगठन के बीच का जो गैप है, जो राजनीति के बीच का जो दूरी है, जो बीच की खाई है, वो तभी हम पाट पाएंगे जब हम सामाजिक मुद्दों के लिए भी लड़ेंगे। और कम्युनिस्ट पार्टियां जितनी जल्दी इसको पहचानेगी, उतना ही जो है कि जल्दी हम जो है कि इस दूरी को, इस कमजोरी को दूर कर पाएंगे। बात तो आपने बहुत ही तार्किक कही है और तथ्यात्मक कही है, लेकिन जसविंदर सिंह जी, जो बातें आपने बताई हैं, धार्मिक चुनाव अभियान में धार्मिक पुट, भाषाई पुट, जाति पुट, ये सारे तो मुझे लगता है कि अब हमारे चुनाव के स्थायी अंग बन गए हैं। वो लोगों के चुनाव देते वक्त पता नहीं लोग सारी बातें भूल के इन्हीं बातों में केंद्रित रह जाते हैं। तो आप इन ऐसी बातों से कैसे निपट पाएंगे? ये बहुत कठिन काम है ये, क्योंकि होता क्या है कि मैं बात तो करता हूँ प्रगतिशीलता की, लेकिन मेरी जात को मिलवा आ जाता है तो मैं वोट उसको दे देता हूँ। तो आप ये जो एक आंतरिक विचित्र संघर्ष है, इससे आप कैसे निपट पाएंगे? नहीं, मैं जो आपसे जो निवेदन कर रहा था वही कि ये मुद्दे जो है कि तात्कालिक रूप से लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो जनता के जो बुनियादी है, रोजी का सवाल जो है कि रोटी का सवाल जो है कि वो भी लोगों के सामने जब आता है तो उस समय जो है कि लोग उसको लेकर भी चिंतित होते हैं। धार्मिक उन्माद है, हम इससे जो है कि हम इससे इनकार नहीं कर सकते, और ये बड़ा चुनौती है, चुनौती से लड़ना पड़ेगा जी। लेकिन अयोध्या के अंदर जिसके मुद्दे पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहीं पर जो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। उसके बाद अभी बद्रीनाथ हार गए। तो बद्रीनाथ जो है कि जहाँ पर जाके जो है कि जिस गुफा में जाके जो है कि वो चुनाव प्रचार किया करते थे, वहीं से जो है कि भारतीय जनता पार्टी हार गई। और मतलब कुल मिलाकर जो है कि जनता के बीच में जब ये मुद्दे आ जाते हैं, जनता जो है कि असली इनके चेहरे को जो है पहचानना शुरू कर देती है, तो उस समय जो है कि जनता फिर वास्तविक मुद्दों के आधार पर भी वोट देती है। और आपको ये याद होगा कि इन चुनावों में भी, अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, तो इन चुनावों में कभी मुजरे की बात हुई,
कभी मंगलसूत्र की बात हुई, कभी मतलब मुसलमान की बहुत बात ही हुई, गुरुत्वपूर्ण बातें हुई। लेकिन वो सारी बातों के बाद भी तो जनता के दिमाग में जो मुद्दे थे वो संविधान था कि संविधान बदल दिया जाएगा। जनता के दिमाग में ये था कि ये आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं। जनता के दिमाग में जो है कि अग्निवीर था, बेरोजगारी थी। तो इस बार उनकी तमाम सारी कोशिशों के बाद भी जनता के जो बुनियादी मुद्दे थे वो मुद्दे जो है कि ज्यादा प्रभावी थे, और उनका असर जो है कि हमें लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है वो परिणामों में देखने में भी मिला है। इसलिए परिस्थितियां जो है कि धीरे धीरे बदल भी रही। मैंने आपकी बात में मैं ये आशावाद देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मेरा सोचना था जाए नहीं, आपकी बात से मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि इस चुनाव में धर्म और जैसे कि यहाँ हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये बात तो साफ साफ हो गई कि लोगों ने धर्म के नाम पर वोट देने में रुचि कम दिखाई है, और इस बार संविधान को उन्होंने प्राथमिकता से उन्होंने महत्व दिया उन्होंने। तो ये आशावाद देख रहा हूँ आप, मुझे लगता है, लेकिन ये प्रतीक्षा क्या बहुत लंबी नहीं हो जाएगी, बहुत ज्यादा? नहीं, लंबी नहीं हो जाएगी। वो लंबी तो तब होगा कि हमारे और आपके प्रयास कैसे होंगे। हमारे प्रयास अगर तेज होंगे तो हम उसका वो प्रतीक्षा, वो जो अवधि है उसको कम भी कर सकते हैं, और हमारे प्रयासों में अगर कमी होगी तो उसके बाद जो है कि उसमें देरी भी होगी। लेकिन जनता जो है कि इन मुद्दों से उकता चुकी है। जनता को ये लगने लगा है कि नहीं भी अब रोटी की बात भी होनी चाहिए, रोजगार की बात भी होनी चाहिए, शिक्षा की बात भी होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात भी होनी चाहिए। तो अब जो है कि वो जनता ने इस बार जो है कि प्रधानमंत्री जी को बता दिया है कि वो जो आप मुद्दे जिनकी आप बात करते हैं वो मुद्दे जो है कि हमें स्वीकार्य नहीं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रतिपक्षी दल जितने भी हैं वो एक पहले थोड़ी सी सफलता मिलती है और वो अपने सारे संघर्षों को, अपने आने वाले लक्ष्यों को भूल के वो मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जबकि मैंने आपसे कई बार व्यक्तिगत चर्चाओं में भी कहा और वो मित्रों से भी कहा कि आपका मुकाबला संघ से है, जो संघ 24 घंटे सक्रिय रहता है, मैदान में सक्रिय रहता है, और अभी जिस तरह से लोगों को संविधान की याद दिलाई गई, धार्मिक आधार पे चुनाव लड़ना वाजिब नहीं है, वोट देना वाजिब नहीं है, ये बात अभी जिस तरह से सख्ती से, बड़ी दृढ़ता से पेश की गई, इस बात को आपको लगातार 24 घंटे आपको इसको लोगों को याद दिलाए रखना होगा। तो जो 24 घंटे सक्रिय रहता है संघ, मैदान में सक्रिय रहता है, अपने विभिन्न आनुषंगिक संगठनों के जरिए सक्रिय रहता है, उसका मुकाबला आप समेत तमाम प्रतिपक्षी दल और तमाम प्रगतिशील लोग बंद कमरे की गोष्ठियों से करते हैं। नहीं, हम जो है कि इस बात को, आपकी बात को स्वीकारते हुए कि हमें अपने जो संघर्ष है, जो अपने अभियान उसको व्यापक करना पड़ेगा। लेकिन मैं संघ के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि हम क्या बार बार कहना चाहते हैं कि संघ अगर अपना जो उद्देश्य है, उनका जो लक्ष्य है, उसको उजागर क्यों नहीं करता है। अगर वो राजनीति की बात करता तो खुल के राजनीति में क्यों नहीं आता है, क्यों कहता है कि हम सांस्कृतिक संगठन है। अगर जो है कि अगर उसको इतना ही विश्वास है कि चुनाव वही जितवा सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मुखौट के चुनाव क्यों लड़ता है, अपने दम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ता है। अगर उसको लगता है कि वही जीत सकता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है कि शामिल क्यों करवाती है। तो इससे जो है कि इससे ये वो एक खतरनाक संगठन है, वो एक फांसीवादी संगठन है जिसने अपनी सांप्रदायिक विचारधारा का बड़ा विस्तार कर लिया है, जिसने एक बड़ा संगठनिक ढांचा खड़ा कर लिया। वो एक चुनौती है, लेकिन उस चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। और इन चुनावों के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब उसको लगा कि जनता जो है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देने वाली, तो उसने जो है कि अपनी लाज बचाने के लिए हाथ खींच लिए। तो वो इसका अर्थ जो है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं बल्कि संघ, और असली जो चीज़ जो आप कह रहे हो वही है कि सवाल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से रहेगी या नहीं रहेगी। सत्ता से अगर हट भी जाएगी तब भी सांप्रदायिकता का जो खतरा है, देश की एकता के लिए जो खतरा है, वो खतरा बना रहेगा। वो खतरा तभी उसका मुकाबला किया जा सकता है अगर संघ की जो खतरनाक विचारधारा है, उस विचारधारा को जो है जनता के बीच में से अलग थलग किया जाए। क्षमा करें, ये मेरे प्रश्न का मतलब मेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं है। मैं खाली ये जानना चाहता था कि संघ की 24 घंटों की मैदानी सक्रियता का मुकाबला आप बंद कमरे की गोष्ठियों से कब तक करते रहेंगे? नहीं,
जाहिर सी बात है कि वैसे तो हम बंद कमरों की ही गोष्ठियां नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये मैं आपकी दूसरी बात से सहमत हूँ कि हाँ, हमें अपनी जो जन कार्रवाइयाँ हैं उन कार्रवाइयों को तेज करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है कि उनका मुकाबला हो सकता है। इसमें कोई दो एक बात और, इन दोनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कभी कभी कुछ अच्छी बातें आ जाती है। हाँ वामपंथ के समर्थन में केरल सरकार का उदाहरण देते हुए और जिसे कहिए संघ की खिल्ली उड़ाने के मकसद से हाँ ये कहा जाता है कि वहाँ पर साक्षरता प्रतिशत चूंकि सर्वाधिक है, वहाँ के लोग समझदार हैं, इसलिए वो भाजपा को नहीं चुनते हैं, इसलिए वामपंथियों को चुन लेते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या बाकी सब जगह जहाँ पर वामपंथी नहीं चुने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या शिक्षा का प्रतिशत और शिक्षा का प्रभाव शून्य, बाकी सब लोग अशिक्षित है, ना समझे? इसी तरह से बंगाल में, बंगाल का साक्षरता प्रतिशत मुझे लगता है कि केरल के मुकाबले तो बहुत कम है। कितना वास्तव मुझे नहीं पता है, पर यकीनन केरल जितना तो नहीं है। तो वहाँ शायद 20-22 वर्ष तक अपना सरकार बनी रही, 34 साल तक, है ना। अब वहाँ पर नहीं चुने जा रहे हैं। तो शिक्षा के नाम पर, साक्षरता के नाम पर और वामपंथ को जोड़ने से ये बाकी के प्रदेश के लोगों को, बाकी प्रदेशों को, देश की शेष जनसंख्या को आप ये कहा जा रहा है कि वो ना समझे, अशिक्षित है, अपढ़ है? नहीं, मतलब इसमें जो है कि दो चीजें हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आरएसएस के जो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं का पिछले दिनों बयान छपा कि क्यों मत वहाँ केरल के अंदर नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि वहाँ पर जो है कि जनता शिक्षित है और वो तर्क की बात करती है। तो ये बात तो आरएसएस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कही, नंबर 1। लेकिन शिक्षा एक पहलू होता है, शिक्षा का अपना एक महत्व होता है, उससे लोग पढ़ते हैं, तर्क आता है। लेकिन वहां पर जो है कि एक लंबी जो है कि समाज सुधार की परंपरा है जो नारायण गुरु से शुरू हुई। वहां पर जो है कि एक जो है कि दलित उत्पीड़न के खिलाफ, जैसे आपको मालूम होगा कि मंदिरों में दलितों के मंदिर प्रवेश के सवाल को लेकर जो एक बड़ा संघर्ष हुआ, जिसका कम्युनिस्टों ने जो है नेतृत्व किया। तो वो एक बड़ा समाज सुधार की प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया में जो शुरू हुई थी, उस प्रक्रिया को जो है कि कम्युनिस्टों ने आगे बढ़ाया। जहाँ पर जो हमें जो दिक्कत आई है कि जहाँ पर भी हमें जो है कि चाहे वो विवेकानंद जी हों, चाहे वो रविदास हों, चाहे वो कबीर हों, उन्होंने जो समाज सुधार के जो बीड़े उठाए थे, उन बीड़ों को जो है कि हमने उठाकर जो है कि हमने अगर जो है कि जो नया रास्ता बनाने की कोशिश की है, उसकी बजाय जो है कि हमें उनके काम को आगे बढ़ाते हुए अगर अपनी बात को ले जाएंगे तो वो हमारे लिए, वामपंथ के लिए आसान होगी। मैं एक बात मतलब जो है कि कहना चाहता हूँ अपनी बात खत्म करते हुए कि हिंदुस्तान की कहानी, ये जो इनकी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है, उसमें उन्होंने एक जगह कहा है कि मतलब जो है कि जहाँ पर जो है कि लोग गरीब हैं और गरीब होने की वजह से जो है कि जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव होना चाहिए, और उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं जनता से जाके मिलता हूँ तो मुझे जो है कि एक बहुत दूर से जाके जो है कि एक मतलब ऐसा लगता भी है कि जनता जो है कि आसानी से कम्युनिस्टों के प्रभाव में आ सकती है, लेकिन क्यों नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिस्ट जो है कि पुराने इतिहास को भूल के जो है कि नए इतिहास गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पुराने इतिहास से जो है कि उससे अगर जोड़ने के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उससे जो है कि उनके लिए आसानी होगी। तो हमें भी जो है कि जो समाज सुधार, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे जो दूसरे जो समाज सुधारक हैं, उनके कामों को आगे लेकर जो है कि जहाँ पर उन्होंने काम छोड़ा है वहीं से अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमारे लिए भी रास्ता। आपकी बात को मैं समझूं कि वामपंथ के भारतीयकरण की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वामपंथ का हर जगह जो है कि भारतीयकरण नहीं होता, लेकिन वामपंथ के बारे में सबसे बड़ा आरोप यह है कि वामपंथ पाश्चात्य के विदेश। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वामपंथ जो है कि वामपंथ ना पूर्व का होता है ना पश्चिम का होता है। जो मार्क्सिस्ट विचारधारा है वो ये कहती है कि आप जिस देश के अंदर काम करते हैं जी जी, उसकी ठोस परिस्थितियों का आकलन करना है और वहां से आपको अपना रास्ता बनाना है। तो उस रास्ते को बना के जो है कि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से। एक बात और बड़ी, एक जमाना था, उस जमाना में भी गुजरा हूँ, जब कम्युनिस्ट होना फैशन की, क्रेज की और गर्व की बात हुआ करती थी। नौजवान अपना आपको कम्युनिस्ट कहने में बड़ा गर्व अनुभव करता था, चेक गुएवारा के फोटो और टी शर्ट पहना करता था। आज के नौजवानों के बीच में, आज के नौजवानों को और वामपंथ का रिश्ता कैसा लगता है?
लेकिन मैं उसको आगे ये कहना चाहता हूँ कि जमाना जो है कि धीरे धीरे बदल रहा है। अभी अगर पिछले दिनों की अगर बात करें तो दास कैपिटल जो है कि दुनिया के अंदर जो है कि पिछले 2 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा खरीद के पढ़ी जाने वाली किताब है, गई किताब है। तो इसका अर्थ जो है कि लोग फिर से जो है कि मार्क्सवाद को जानना चाहते हैं। अगर आप देखें तो अभी पूरी दुनिया कह रही थी कि वहाँ पर जो है कि फ्रांस के अंदर जो है कि दक्षिण पंथ आने वाला है, वामपंथ जो है कि सबसे बड़ी ताकत के रूप में वहाँ पर उभरा है। तो फिर से जो है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है कि समाज करवट ले रहा है। पिछले 2 दशक के अंदर दक्षिणपंथी ताकतें हावी थी, अभी भी दक्षिणपंथ का पूरी दुनिया के अंदर खतरा है। हमने देखा कि बोरिस जॉनसन जो है कि रहे, हमने जो है कि हमने अमेरिका के अंदर ट्रंप को देखा है, हमने दुनिया भर के अंदर दक्षिणपंथी ताकतें देखी। लेकिन धीरे धीरे जो है कि अब वो परिस्थितियाँ बदल रही हैं और उसका असर जो है कि देश के अंदर भी होगा। इन चुनावों के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जनता ने जहाँ पर भी उन ताकतों को नकारा है। अब वो आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ आशाजनक होंगी। आपके आशावाद के साकार होने की अनंत शुभकामनाओं के साथ जसविंदर सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य वक्त दिया और मुझे लगता है कि मेरे चैनल के श्रोता शायद आपसे अगले इंटरव्यू की मांग बहुत जल्दी करने वाले हैं। आप तैयार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मित्रों, आपसे निवेदन वही है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को साझा कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और इस पर टिप्पणी अवश्य कीजिएगा और बताइएगा कि आज जसविंदर सिंह जी से हुई ये बात आपको कैसी लगी, ताकि मुझे आगे का रास्ता सुझाने में आपकी बड़ी मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।